बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक जो कि 3.5 है और इसका टाइटल है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्टडी किया और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी स्टडी किया। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है ऑब्वियसली। तो इसमें अब हमने देखना है एक क्विक ओवरव्यू में कि कौन सी फोर्सेस आपस में अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कौन सी वीक हैं और इनका कंपाउंड्स की नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी प्रॉपर्टीज ये कैसे चेंज कर सकती हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और दूसरी हमने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो इंटर और इंट्रा में मेनली ये फ़र्क होता है कि आप इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस उन तमाम फोर्सेस को बोलेंगे जो दो एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्डिंग की वजह से बनेगी, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग स्पेसिफिकली होगी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो। तो उस तरह के केमिकल बॉन्ड को या फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस को आप लोग नाम दोगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का। जैसे हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है द फर्स्ट वन, कवलेंट बॉन्ड है सेकंड वन, और थर्ड पे हमारे पास आज के कंपैरिजन में है मेटेलिक बॉन्ड। अगर हम इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं तो हम इन्हें बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस है तो ये आपने क्लियर करना है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस उनको कहते हैं जो दो एटम्स के दरमियान एक ट्रू केमिकल बॉन्ड का रोल प्ले करती हैं। जैसे आयोनिक बॉन्ड है, आपके पास कवलेंट है या मेटेलिक बॉन्ड है। ये चूंकि ये दोनों फोर्सेस, तीनों फोर्सेस जो होती हैं एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनती हैं, दैट्स वाई हम इन्हें कहते हैं कि ये ट्रू केमिकल बॉन्ड है और इन्हें हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। और दो एटम्स के दरमियान ये ऑब्वियसली एक मकसद के तहत बनी है, दैट्स वाई इनका एक रोल होगा। और ये ऐसे कहें कि दोनों एटम्स की मजबूरी है, वो चाहते हैं कि ये वाले केमिकल फोर्सेस बने, दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्गर मानी जाएंगे, इसलिए हम इनको ट्रू केमिकल बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। और इस दूसरी साइड पे हमारे पास कॉइन की दूसरी साइड पे है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब नाम थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है लेकिन आपने इनको क्लियर आउट करना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में एक ही वर्ड से आप समझो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है दीज विल बी इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। वो वाली फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं उनको आप लोग कहते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जबकि वो वाली फोर्सेस जो इन बिटवीन द एटम्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये वाली फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एटम्स को जोड़ती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को जोड़ती हैं। अब मॉलिक्यूल्स का जुड़ना ना जुड़ना एटम्स के बस में नहीं है। एटम्स तो जो उनकी जरूरत थी स्टेबिलिटी वो उन्होंने केमिकल बॉन्ड बना के पूरी कर ली। अब मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये डायरेक्टली रिलेट करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है उसकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पे, जबकि किसी भी सब्सटेंस की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डायरेक्टली जो है चेंज कर देती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह चेंज होती है तो ये उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से चेंज होगी। जबकि अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाती है तो वो अगर चेंज हो रही है तो वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पे। अब हम देखते हैं कि ये जो तीनों हमने कहा कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये ट्रू केमिकल बॉन्ड्स हैं, ये स्ट्रॉन्गर हैं। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, पहली बात ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस हमें इंक्लूड करनी है, तो वो वाली सारी फोर्सेस जो विदाउट शेयरिंग, विदाउट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के अमल दखल के बगैर बन रही हैं उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें हमारे पास आ जाती हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, वैंडरवॉल फोर्सेस कलेक्टिवली हम इनको कहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारी तीनों फोर्सेस जो है हमारे पास ये आ जाएंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। इसके अलावा इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस भी इसी में आ जाती हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस भी इसी में आ जाती हैं। जो फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी वो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। और ये जो हमारे पास ऊपर वाली तीन मेंशन है, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में कवलेंट बॉन्ड है, थर्ड केस में मेटेलिक बॉन्ड है। ये क्योंकि इनके नाम के साथ ही बॉन्ड लिखा हुआ है तो ये एक ट्रू केमिकल बॉन्ड समझी जाती हैं और इन तीनों को हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देंगे। अब हमने ये डिस्कस करना है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सी है। तो अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को देखते हैं तो उसकी सबसे पहले टाइप की एग्जांपल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है इसमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। और अगर हमें देखना है कि ये बॉन्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है या ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो हम डायरेक्टली उसकी बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं, और कोई पैरामीटर है नहीं तो हम उसके क्या करते हैं, बॉन्ड एनर्जी को देख लेते हैं। अगर एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा
तो ऑब्वियसली उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट्स वाई हम उसकी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग मानेंगे, ज्यादा मानेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास 760 किलो जॉल पर मोल, यानी कि एक मोल अगर आयन आपके पास सोडियम क्लोराइड का पड़ा हुआ है, उसके दरमियान जो बॉन्डिंग है आयोनिक बॉन्डिंग, उसको अगर हमें ब्रेक करना है तो 760 किलो जॉल पर मोल एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये काफी ज्यादा अमाउंट है एनर्जी का। फिर अगर आपके पास वाटर के अंदर OH बॉन्ड, जो कि एक कवलेंट बॉन्ड होता है, प्योर कवलेंट बॉन्ड होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको ब्रेक करने के लिए 460 किलो जॉल पर मोल एनर्जी लगानी पड़ती है। और तीसरा जो बॉन्ड है हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड, इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास 100 टू 150 किलो जॉल पर मोल एनर्जी लगानी पड़ती है। यहाँ पे इन तीनों तक एनर्जी की वैल्यू को अगर देखा जाए, जो कि केमिकल बॉन्ड है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। इनको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब ये तीनों जो है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये जो इंट्रा है पहले तीनों, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। कुछ बुक्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड को इन दोनों की निस्बत जो है ना वीक कंसिडर किया गया है। ऑब्वियसली इट इज वीक। उसके भी रीजन यहीं पे डिस्कस करते चलते हैं कि अगर आयोनिक, कवलेंट और मेटेलिक को आपस में कंपैरिजन इनका किया जाए तो आयोनिक सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ उस वजह से। जैसे मैं अगर बात करूं ना NaCl की, अब NaCl का बॉन्ड ऐसे लाइन से हम शो नहीं करते, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहे हैं कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को, तो एक तो इनके दरमियान ये रिलेशनशिप बन गया जिससे हम आयोनिक बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ये बन गया एनाइन और ये बन गया केटाइन। इनके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करेंगे और ये भी इन दोनों को मिलाने का मौजब बनेंगे। दैट्स वाई ये कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं जो इन दोनों को जोड़ के रख रही हैं। अब इसी वजह से आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में ये एक्स्ट्रा फोर्सेस नहीं होती इलेक्ट्रोस्टैटिक। दैट्स वाई कोवेलेंट बॉन्ड उससे वीक होता है। ये इसकी बॉन्ड एनर्जी से पता चल रहा है। फिर मेटेलिक बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो कुछ थ्योरीज के अंदर यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड को एक टाइप करार दिया गया कि ये कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है। चाहे इसे कोवेलेंट बॉन्ड माना जाए, चाहे इसे मेटेलिक बॉन्ड माना जाए, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं, एक जगह रुकते नहीं है, आगे पीछे मूव करते रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो मूवमेंट की वजह से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। दैट्स वाई अगर हम इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग आयोनिक, फिर कोवेलेंट और फिर मेटेलिक। तो इसका मतलब ये तीनों जो हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ये तो होगी स्ट्रॉन्ग। अब दूसरी साइड पे हमारे पास, कॉइन की दूसरी साइड पे हमारे पास है ये वाली फोर्सेस जिनको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कह रहे हैं। और याद रखें सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कलेक्टिवली वैन डर वाल फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम डाइपोल फोर्सेस को देखते हैं तो ये हमारे पास जी 5 टू 20 किलो जॉल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं जब इनको ब्रेक करना पड़े। सारी वैन डर वाल फोर्सेस को कलेक्टिवली देखें तो रफली 1 टू 20 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इनको ब्रेक करने के लिए लगानी पड़ती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल केस है। आपको पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब भी पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के करीब आता है तो एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एटम्स के दरमियान बन जाती है, जिसे आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हो, क्योंकि जैसे कि वाटर में पाई जाती है। तो इसको ब्रेक करने के लिए 20 टू 50 किलो जॉल पर मोल एनर्जी लगानी पड़ती है। अब ये वाली जो लास्ट तीनों फोर्सेज हैं, डाइपोल फोर्सेस या कलेक्टिवली वैन डर वाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तीनों फोर्सेस कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, जबकि ये वाली ऊपर वाली जो तीनों फोर्सेस हैं ये कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करती हैं। तो एट द एंड हम ये कंक्लूड करेंगे कि अगर देखा जाए बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से तो जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो ट्रू केमिकल बॉन्ड है, वो हमेशा स्ट्रांग होंगे, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती हैं, वो हमेशा वीक होंगे। इसके लिए आप ऐसे देख सकते हो कि ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है जो कि ऑलमोस्ट वी शेप होता है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक और मॉलिक्यूल अगर आप वाटर का यहाँ पे ड्रॉ कर दो, समथिंग लाइक दिस। अब इसको यहां से इरेज कर देते हैं। इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये भी पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान ये एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गई, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे रहे हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये देखें तो एक आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल है और दूसरा आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को मिलाने की जो फोर्स है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वीक है, इसके बगैर भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ फेज चेंज होगी, फिजिकल स्टेट चेंज होगी। जबकि ये जो
कंप्लीट लाइन है, ये शो करिए एक ट्रू बॉन्ड को, जो कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये दोनों एटम्स की मजबूरी है बनाना, इसी वजह से ये स्टेबल है। तो ये वाली जो फोर्सेस हैं ये वीक होती हैं, ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स को अटैच करती हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट करती हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जबकि केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो जो कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट करते हैं। तो ये हमने एक क्विक ओवरव्यू लिया जिसमें हमने 3 से 4 तरह के फोर्सेस को आपस में कंपेयर किया और हमने ये डिसाइड किया एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि आयोनिक बॉन्ड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि NaCl में, सोडियम क्लोराइड में। फिर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, फिर मेटेलिक बॉन्ड, और एट द एंड वीकेस्ट फोर्सेस आएंगे जिनको हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के नाम से जानते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द कंपैरिजन।